मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। ठीक है, अभी कोई और स्टूडेंट कर रहा है तो हम वेट कर सकते हैं 10-15 सेकंड, अदरवाइज अटेम्प्ट करते हैं बेटा। ठीक है, चलो बताओ बेटा गुंजन, पायल आंसर क्या आया? सर बी, बी आया, ऑप्शन बी। दोनों का बी आया है ऑप्शन। ओके, पलक का ऑप्शन ए आया है। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन बी, हाँ ठीक है। रघुन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सॉरी, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है। चलो देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, राइट। चलो चलो भाई, इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू ए साइन बी टी माइनस सी एक्स। अब देखो, हमने जब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी थी, ठीक, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, उनमें ये देखा था कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है, डायमेंशनलेस है, राइट। इनके अलावा दो चीजें और है जो डायमेंशनलेस है, वो या तो पावर्स में कोई चीज है, जैसे ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, कल वाले क्वेश्चन में था, अल्फा टी स्क्वायर वाज डायमेंशनलेस। उस हिसाब से हमने अल्फा के डायमेंशन निकाले थे क्या, ये निकाले थे ना, टी माइनस टू। ठीक, एक चीज और होगी डायमेंशनलेस, कोई भी कांस्टेंट है, ये मैंने आपको बताया था। हम्म, अगर इस तरीके का कोई प्रोपोर्शनलिटी के लिए या कांस्टेंट कोई भी यूज होता है तो वो भी डायमेंशनलेस होगा, बिकॉज दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। तो इनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखो, अब यहाँ पे साइन बी टी माइनस सी एक्स, ये वाला पार्ट, ये एंगल है, एंगल है। साइन बी टी माइनस सी एक्स इज अ मैग्नीट्यूड, है ना। साइन के अंदर कोई एंगल है तो साइन कोई मैग्नीट्यूड थ्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 डिग्री इज, क्या हुआ भाई, 1/2। तो 1/2 इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, डायमेंशन लेस हुआ, है ना। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं ना कि साइन बी टी माइनस सी एक्स, ये हो गया डायमेंशन लेस। या हमें सीधा पता है तो हम ये लिख सकते हैं सर, बी टी माइनस सी एक्स इज डायमेंशन लेस। क्यों? क्योंकि साइन के अंदर जो वैल्यू हम इनपुट दे रहे हैं, साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी टी माइनस सी एक्स। तो थीटा इज अ प्लेन एंगल और उसका डायमेंशन डायमेंशन लेस। तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी टी माइनस सी एक्स इज M0 L0 T0, लिख सकते हैं। और देखो, अब होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ये भी तो कहता है कि अगर किसी भी टर्म के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसके हर एक टर्म का डायमेंशन सेम रहेगा। अगर मान लो मैं बी टी माइनस सी एक्स को एज्यूम कर लूं कि लेट बी टी माइनस सी एक्स बी जीटा, ठीक है, या ईटा मान लेते हैं, है ना। मैंने इन दोनों को ये ईटा मान लिया, राइट। अब उसी जैसे हमने पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ऐसे हम कर सकते हैं ना, ईटा माइनस बी टी प्लस सी एक्स इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि यार बी टी माइनस सी एक्स इज डायमेंशन लेस, इसका मतलब ईटा इज डायमेंशन लेस। तो अब अगर ईटा डायमेंशन लेस है तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल से ये भी तो आया कि सर फिर तो बीटी का भी डायमेंशन डायमेंशन लेस है और सी एक्स का भी डायमेंशन डायमेंशन लेस है। ये दो इंटरप्रिटेशन आ गए। अब देखो इनको सोल्व करेंगे। यहाँ तक किसी को नहीं आया, ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। यस सर। आ गई ना भाई। देखो ये मैंने लिखने का जस्ट तरीका बदल दिया कि बी टी माइनस सी एक्स को एक अदर वेरिएबल लिख लिया, एक वैल्यू लिख ली ईटा। अब बी टी माइनस सी एक्स का एज ए होल हमें पता है कि भाई ये इसका डायमेंशन 0 है, तो ईटा का डायमेंशन 0। जैसे हमने वी, ये इक्वेशन थी वी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी, हमने यही तो किया था कि वी माइनस अल्फा माइनस बीटा टी इक्वल्स टू 0। वी का हमें पता था कि वेलोसिटी है, तो अल्फा का हमें पता चल गया कि सर वेलोसिटी वाले ही डायमेंशन अल्फा के होंगे और वही डायमेंशन बीटा टी के होंगे। तो उसी चीज उसी फॉर्म में लाने के लिए मैंने इसको ईटा लिख लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बट इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आएगा जब आप एक बार प्रैक्टिस में आ जाओगे। देखो ईटा के डायमेंशन हमें पता है कि सर देयर इज नो डायमेंशन टू ईटा, तो फिर बीटा टी के डायमेंशन भी सेम होंगे और सी एक्स के भी। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, बी टी, बी डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ टी। टी क्या है यहाँ पे, टाइम, तो टी लिख लेंगे कैपिटल टी। ये किसके बराबर है,
m0 l0 t0 के बराबर, राइट, क्योंकि डायमेंशनलेस है। तो डायमेंशंस ऑफ बी ये क्या होंगे, m0 l0 t0, इसको नीचे ले गए, नीचे ले गए तो क्या हुआ, टी नीचे चला गया, राइट। तो अब ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस टी हो जाएगा, तो डायमेंशंस ऑफ बी आर नथिंग बट t-1, ठीक, t-1। अब देखो ए के डायमेंशन मिस हो गए, ए था ना भाई। अब हमें ये पता था, देखो मैं बात डिस्कस कर रहा था कि साइन जो है, साइन तो मैग्नीट्यूड है ना, तो इसका डायमेंशन डायमेंशनलेस हो गया, तो रिमेनिंग डायमेंशंस को कौन इक्वेट करेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था इस साइड, वाई के डायमेंशन हमारे एल है क्योंकि इट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही होगा ना, तो उसके डायमेंशन एल हो गया, तो दूसरे साइड भी तो एल होना चाहिए, तो वो किसका आएगा डायमेंशन, वो आएगा ए का। तो ए के डायमेंशन सीधा लिखेंगे, देखते ही लिख देंगे कि डायमेंशन ऑफ ए इज एल। ये तो दिख ही रहा है साफ साफ कि इधर एल है तो इधर भी एल होना चाहिए, और ये वाला पार्ट डायमेंशन लेस है, तो बचा हुआ डायमेंशन कौन इक्वेट करेगा, ए। तो ए के डायमेंशन एल, बी के t-1। अब बात आती है सी के डायमेंशन, देखो यहाँ पे सी के डायमेंशन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे कि डायमेंशन ऑफ सी इंटू डायमेंशन ऑफ एल, एल क्यों, क्योंकि सी एक्स था, एक्स भी यहाँ पे क्या है, एक्स इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के डायमेंशन एल होंगे, इक्वल्स टू m0 l0 t0। बस ये एल नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ सी क्या हो गए, l-1, ठीक। ये तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन बी। तो जिन जिन ने भी ऑप्शन बी दिया था पार्टिसिपेट करके, भाई सब सही थे, ग्रेट। बताओ गुंजन, रंजीत, डाउट है तो बताओ बेटा। सर हाँ जी, सर वो आपने a इज इक्वल टू एल कैसे लिया? हाँ वो बता देता हूँ। ए इक्वल्स टू, यहाँ बता दूं बेटा, देखो दूसरे डिस्प्ले पे ही बता देता हूँ। यस सर, हाँ, सर बता दो। है ना, ठीक, देखो ये वाला सॉल्यूशन जो मैंने मिटाया है तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। देखो y इक्वल्स टू a साइन बी टी माइनस सी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये a साइन थीटा है ना, एक तरीके से a साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, बी टी माइनस सी एक्स। तो हमने देखा कि एंगल है वो डायमेंशन लेस होता है, एक बात। दूसरी बात, साइन थीटा की कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। भाई साइन 30 की 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 45 1/√2 होगा, है ना। तो फिक्स्ड वैल्यूज है ना, करस्पॉन्डिंग टू अ वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा की वैल्यू तो एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी ना, और वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो ये भी तो बताओ ना, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन होता है क्या, नो सर। नहीं होता। अब देखो y इक्वल्स टू a साइन थीटा था, तो साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं हुआ, अगर ये वाला पार्ट डायमेंशन लेस हो गया तो बचा हुआ डायमेंशन देखो, y के डायमेंशन में लिखता हूँ m0 l1 t0, इस पे किसी को कोई एतराज है, नो सर। नो क्योंकि सर। y वाज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ में एक डायमेंशन हो गया, मास में 0 टी में 0, राइट। अब इसको इक्वेट करता हूँ डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए ये लिख दिया एज इट इज, और दूसरे साइड इक्वेट किया, क्योंकि मैंने बोला कि साइन थीटा विल बी ए मैग्नीट्यूड, तो इसके डायमेंशंस भी 0 होंगे, m0 l0 t0। तो ये बताओ कि जो L1 था इधर डिस्प्लेसमेंट का, उसको इक्वेट कौन करेगा, ए करेगा ना, करेगा ना बेटा। देखो ए के डायमेंशंस यस निकाल सर, रहे हैं, यस। तो ये हो गया भाई m0 l1 t0 और डिवाइडेड बाय m0 l0 t0। तो क्या आंसर आया, कुछ आंसर नहीं आया, जो ऊपर है वही आ गया, m0 l0 m0 l1 t0, राइट। इसको शॉर्ट में लिखें तो ये लिख देंगे l1, तो यही तो है। ये देखो डायमेंशंस ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ y, क्यों, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और सीधी बात है कि भाई ये वाला पार्ट अगर मैग्नीट्यूड है तो बची हुई डायमेंशंस कौन इक्वेट करेगा, a करेगा। तो y के जो डायमेंशंस हैं वो सेम a के डायमेंशंस होंगे, सीधा लिख देंगे l। चलो गुंजन, डाउट है बेटा और, नो सर। ठीक है। देखो अब देखेंगे, हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ लिया, होमोजेनिटी प्रिंसिपल देख लिया, और उसके बाद 3 उसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लिए, बाकी आपको असाइनमेंट मिलेगा उसमें होंगे क्वेश्चंस, राइट। चलो जी, अब बात आती है डायमेंशनल एनालिसिस इज द प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय आइडेंटिफाइंग द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो रिलेशनशिप हम चेक कर सकते हैं, कैसे किया, कैसे किया, ये किया था ना, टेस्ट फॉर डायमेंशनल होमोजेनिटी, ये किया था।
तो हम रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं बिटवीन एस यू टी एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, राइट। तो ये उसका एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? These dimensions are independent of multiples and constants, and all the quantities in the world can be expressed as a function of fundamental dimension। ठीक है, ये जो डायमेंशंस है इंडिपेंडेंट किसके होंगे? न्यूमेरिकल वैल्यूज के या कांस्टेंट वैल्यूज के, ठीक। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल फोर्स, है ना, कैन इट बी एक्सप्रेस्ड एज फंडामेंटल डायमेंशंस? कर सकते हैं। फोर्स का यही था ना बेटा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास टाइम एक्सेलरेशन sir. हुआ तो क्या हुआ? मास का वन डायमेंशन, और एल टी माइनस टू वाज फॉर एक्सेलरेशन। तो फोर्स को हम ब्रेक डाउन किस पे कर लाए? फंडामेंटल डायमेंशन, मास, लेंथ और टाइम। तो इसी तरीके से फिजिकल वर्ल्ड की कोई भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। दूसरी बात ये आ गई। थ्री डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन है, ठीक। सेम चीज लिख दी, डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहला पॉइंट जो ऊपर था वही है कि ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के काम आता है, राइट। अब देखो, अगर हमें पता हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल हमें पता है फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर हमें ये भी नहीं पता हो, बट हमें ये पता हो कि यार एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है फोर्स कैलकुलेशन करते टाइम, मान लो अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें ये पता चला कि भाई एक्सेलरेशन हैज सम डिपेंडेंस ऑन फोर्स, या फोर्स हैज सम डिपेंडेंस ऑन एक्सेलरेशन, या फोर्स हैज सम डिपेंडेंस ऑन मास। कैसे पता चलेगा एक्सपेरिमेंट से? मुझे नहीं पता फोर्स क्या है, मैंने एक रैंडम चीज को बोला कि यार मैं धक्का दे रहा हूँ तो इसका मतलब फोर्स है। अब मैं ये नोटिस करता हूँ कि यार मैं एक चेयर को पुश कर रहा हूँ तो मुझे कम फोर्स लग रहा है, अगर मैं एक गाड़ी को पुश कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो मास का पता चला कि यार मास पे सम डिपेंडेंस तो है, अगर मास कम है तो कुछ हो रहा है, ज्यादा है तो कुछ हो रहा है। तो अगर हमें डायमेंशंस पता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ डायमेंशंस हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। लिख सकते हैं ये डायरेक्टली है या इनवर्सली है। मास का तो मैं डायरेक्ट पता पड़ा, फोर्स का भी डायरेक्ट पता पड़ा, बट कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो इनका एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होगा। तो वी कैन अप्रोच तरीके के प्रॉब्लम को कि भैया एक नया रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए हम यूज कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का, और अलग अलग डायमेंशन को ऊपर नीचे रख के तो उनकी डिपेंडेंस के हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये डायरेक्ट डिपेंडेंस है या इनवर्स है, ठीक। चलो, अब लिमिटेशन मैंने आपको बताया था कि डायमेंशंस डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, राइट। इसी हिसाब से जैसे इक्वेशन ली थी, ये डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली इनकरेक्ट है ना। तो डायमेंशंस को मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड यानी कि कांस्टेंट है जो उसके अंदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स लगाए थे, या फिर जो वैल्यूज इक्वेशन में डाली जाएंगी वो किस यूनिट में डाली जाएंगी, वेदर इट विल बी इन किलोग्राम्स, वेदर इट विल बी ऑन मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में डालेंगी, या अलग अलग यूनिट्स में जो भी है। टाइम का यूनिट इसमें सेकंड रहेगा या फिर मिनट रहेगा, तो वो तो नहीं बता रहा ना डायमेंशन। डायमेंशन बस ये बता रहा है कि इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गारंटी फिजिकल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, बट इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। भैया पहले ये करेक्ट होगा डायमेंशनली, उसके बाद उसमें यूनिट की बात कर सकते हो आप, उसके बाद आप उसमें कांस्टेंट्स प्रोपोर्शनलिटी की बात कर सकते हो, बट फर्स्ट इट हैज टू बी डायमेंशनली करेक्ट। और ये वैलिड है हर एक इक्वेशन के लिए। एनी इक्वेशन इन द फिजिकल वर्ल्ड शुड बी डायमेंशनली करेक्ट फॉर इट टू बी फिजिकली करेक्ट, राइट। फिजिकली करेक्ट बाद में होगी, उसमें दो पैरामीटर एक्स्ट्रा ये ऐड हो जाएंगे कि यार एक तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और दूसरा उसमें यूनिट्स की बात, कि किस यूनिट में आप बात कर रहे हैं, राइट। ठीक है, ये लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस का। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा है, हाँ, ये प्रोपोर्शनलिटी वाला मैंने बता ही दिया, ठीक है। उसके अलावा कोई नहीं है। प्रोडक्ट और रेशियो टाइप में ही काम करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और इस सब में इसका खेल चलेगा नहीं, ठीक है। वो बात करेगा होमोजेनिटी वाला कि यार एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो प्रोडक्ट और रेशियो पावर्स वाला वो सेम रहेगा, ठीक। चलो, ये पॉइंट को ज्यादा टेंशन मत लेना, समझ आ जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे तो। मेन बात वही है कि होमोजेनिटी में हम प्रोडक्ट और रेशियोज यानी कि सुटेबल पावर्स को करते थे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में मतलब कि डायमेंशन सेम रहेंगे टर्म्स के डिफरेंट। चलो जी, अब बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। कोई बताएगा मेरे को क्या होते हैं? कुछ कुछ बताओ।
सानवी? Non significant zero digits are significant. ठीक है, सानवी को बताने देते, फिर इशिता से पूछेंगे। बताओ सानवी। Sir, significant figure are the digit of numerical whose value is accurately known to us. ठीक है, इक्षिता? Sir, all non-zero digits are significant figures. ठीक है, वंश? Sir, zero between the two non-zero digits are significant figures. ठीक है, आप रूल्स बताने लगे। निशा आप बताओ बेटा। निशा। Yes, sir. Sir, it is all the हाँ, certain value plus one doubtful value in an experiment. ठीक है, देखो आपने तीनों चीज सही बताई। किसी एक्सपेरिमेंट से इसका आउटपुट आएगा नंबर 1। दूसरा, ऑल द सर्टेन फिगर्स, उसके साथ एक एक्स्ट्रा अनसर्टेन फिगर। ठीक है, नवीन बताओ बेटे। नवीन शर्मा। The digits whose values are accurately known in a particular measurement are called significant figure. ठीक है, थोड़ा सही है, लेकिन इसमें यही है ना कि जितनी एक्यूरेटली पता है वो, प्लस में एक अनसर्टेन। ठीक है, रंजीत बताओ भाई। बताओ। राजकुमार बेटा बताओ। Significant figures are the digits which are actually known in any experimental observation plus more digit whose value is ascertained. ठीक है, सानिया कुछ ऐड करोगे? ठीक है, चलो। मतलब आप लोगों ने, काफी लोगों ने सही बताया, कुछ लोगों ने थोड़ा सही बताया, राइट। अब डिस्कस करते हैं। ये मेन बात क्या हुई कि ऑल द सर्टेन फिगर वैल्यूज, सर्टेन का मतलब जिनमें हमें कॉन्फिडेंस है, प्लस वन अनसर्टेन, एक अनसर्टेन डिजिट। जितने सर्टेन डिजिट्स हैं वो सारे, प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, उन सबको अगर कंबाइन करें तो कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, राइट। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। चलो, मेरे पास ये बॉल है, वही बॉल जिससे ग्रेविटी समझ रहे थे। इसका अप्रोक्सीमेट डायमीटर मुझे बताएगा कोई सेंटीमीटर में? माइक ऑन करके बताओ सब रैंडमली। क्या कितना ले ले, कितना होगा इसका डायमीटर? 5 सेंटीमीटर ले लें, Yes, sir. है ना? 5 सेंटीमीटर सीम्स रीजनेबल ना। तो 5 सेंटीमीटर नॉर्मल बॉल है यार, कोस्को की जो बॉल होती है, तो ये 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब देखो इसको, इसका डायमीटर मैं बोलूं बेटा, इसका डायमीटर मेजर करके लाओ, तो आप क्या चीज यूज करोगे? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे? Vernier caliper. वर्नियर कैलिपर, है ना, क्योंकि वो एक्सटर्नल उसके क्लॉज होते हैं, वो इसको मेजर कर देंगे। बट देखो, अब मेरे पास इंस्ट्रूमेंट की चॉइसेस हो सकती हैं बेस्ड अपॉन द लीस्ट काउंट। ठीक है, अगर मैं स्केल से, अभी मेरे पास मानो वर्नियर कैलिपर नहीं है और मेरे पास ये नटराज का स्केल है, ठीक, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं इससे मेजर करता हूँ और मैं रीडिंग आपको देता हूँ 5.01, तो क्या मैं सही रीडिंग दे रहा हूँ आपको? कौन बच्चा बताएगा ये कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं? 5.01 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट कितना है ये बताओ? कितना मिनिमम ये वैल्यू मेजर कर सकता है नटराज वाला स्केल? So 15. 15. नहीं 15 सेंटीमीटर तो बेटा इसका मैक्सिमम, इसका कितना मिनिमम वैल्यू? देखो दो, इसमें ये होता है ना स्केल बना देता हूँ। देखो 0, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, बीच में कहीं 0.5 होगा, और 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका एक जो स्टेप है वो कितना कितना मेजर कर रहा है वो? 0.1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 mm। भाई 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट कर दिए ना,
ये 0 सेंटीमीटर था और ये 1 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच में 10 डिवीजन हो गए, तो इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ? 1 mm। ये बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. लीस्ट काउंट क्या होता है? जो मिनिमम वैल्यू एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाए, है ना, जो मिनिमम वैल्यू एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाए। तो ये एक ही mm मेजर कर सकता है। 1 mm से छोटी चीज हुई तो इसमें रीडिंग ही नहीं है उसको देखने की, राइट। देखो अब अगर मैं आपको रीडिंग्स देता कि बेटा मेरा आ रहा है 4.9, या मैं आपको रीडिंग देता 5.0, या मैं आपको रीडिंग देता 5.1, 5.3 देता, या मैं आपको ये बोल देता बेटा मेरा तो 3.8 आ रहा है, तो ये सारे के सारे रीडिंग वैलिड रीडिंग्स हैं, एक्यूरेट हो या ना हो, सही हो या ना हो, बट रीडिंग्स आर वैलिड। क्यों? क्यों मैंने मेजर इससे किया है, तो मैं सिर्फ यहाँ तक बात कर सकता हूँ 1 mm तक की। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 mm से भी आगे निकल गया। ये क्या है? ये वाला तो सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, और ये मिलीमीटर का भी 1/10 पार्ट हुआ। तो क्या इस स्केल में वो है कैपेबिलिटी कि मैं मिलीमीटर के भी 1/10 तक की बात करूं? नो सर। मैं कितने बच्चों को ये बात समझ आई, ये बताओ? आ गई ना? देखो, तो इस स्केल की ही कैपेबिलिटी वो नहीं है कि ये उस चीज को मेजर कर पाए, नहीं कर पाएगा ना। तो मैं इससे ये रीडिंग कैसे दे सकता हूँ आपको? तो आप बोलोगे सर आपको मेजरमेंट ही नहीं आती, आप कहीं और जाओ, ठीक, ये बोल सकते हो। अब देखो, अगर मैं आपको ये रीडिंग दूं 3.8, आपको पता है कि यार ट्रू वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर, स्टिल इट डेविएट्स बाय 1.2 सेंटीमीटर, बट क्या ये रीडिंग एक वैलिड रीडिंग के फॉर्मेट में तो आ रही है ना एटलीस्ट, यस सर। है ना? Yes, sir. क्योंकि लास्ट डिजिट के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे मैंने आंख बंद करके नोटिस किया, बट एटलीस्ट आई एम सेइंग कि भाई 3.8 है, मुझे ये ज्ञान है कि यार ये रीडिंग स्केल से इतनी ही आएगी, ठीक। अब देखो, अब जिन को वो समझ नहीं आया था कि 5.01 गलत है, वो ये बताओ, अगर मैं स्केल से मेजर करके ये लिख दूं बेटा इसकी रीडिंग ये आई, तो क्या गलत नहीं होगा? यस सर। होगा ना यार, इतनी डिजिट्स तक तो इसकी कैपेबिलिटी नहीं है नापने की। तो वही बात थी। अब चाहे यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख लिया, यहाँ पे भी तो वही बात है, ये वाला डिजिट तो ये नाप ही नहीं सकता, राइट, ठीक। अब देखो, अगर इस स्केल से मेजरमेंट किया जाए तो रीडिंग्स वैलिड एंड एक्यूरेट रीडिंग्स कैन बी, अगर 5 सेंटीमीटर है तो जो वैलिड भी होंगी रीडिंग और एक्यूरेट भी होंगी, वो क्या हो सकती है? 5.0 हो सकती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर हो गई। या फिर एक mm एक्स्ट्रा भी नप सकता है, मैं मेजर कर रहा हूँ, मुझे 1 mm एक्स्ट्रा नाप लिया मैंने, तो वो 5.1 हो सकती है रीडिंग। सिमिलरली रीडिंग लेते टाइम 4.9 भी रीडिंग आ सकती है किसी की। तो ये सारी की सारी रीडिंग्स एक्यूरेट भी है और वैलिड रीडिंग्स भी है इस स्केल के मेजरमेंट के हिसाब से, राइट। तो अब इनमें बताओ सर्टेनिटी कौन से वाले फिगर में है कि यार ये वाला फिगर तो सर्टेन है। एक जो सेंटीमीटर वाला पार्ट है वो तो सर्टेन है ना, और जो लास्ट वाला है जो वेरी कर रहा है mm, यानी कि ये देखो, ये अरे यार ये देख ही नहीं रहा, हाँ ये देखो, ये पेन है, इस पेन को अगर आप मानो कि ये 5.0 है स्केल पे, 5.0 वाला डिवीजन है। अब बॉल जब इसके पास आती है ये, तो बॉल या तो इस पे एग्जैक्टली आ सकती है कि सर ये 5.0 रीडिंग दे रहा है, या 4 पॉइंट वाले से कोइंसाइड कर गई, या थोड़ा सा आगे निकल गई, मतलब मैंने रखने में गलती कर दी या कुछ भी कर दिया, या फिर रीडिंग से इधर उधर हो गई, या फिर एक्चुअल में इसका साइज ही थोड़ा अलग था। तो वो द रीजन कैन बी एनीथिंग, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि यार ये आगे पीछे इधर जा सकता है और उसको ये एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएगा। तो ये जो स्केल है नटराज वाला, इट इज सर्टेन फॉर, आवाज आ रही है भाई सबको? यस सर। सारी बेटा मनोहर आपका ही इंटरनेट खराब होगा भाई, आप सही करो बेटा, लोकेशन जहां पे रोज बैठते हो वहीं बैठो। तो देखो अब तो मतलब बात हुई कि यार लास्ट वाले डिजिट के बारे में गारंटी नहीं ले रहा ये स्केल भी 1 mm की गारंटी नहीं ले रहा, लीस्ट काउंट की गारंटी ये नहीं ले रहा, बोल रहा है कि हाँ मैं मेजर कर रहा हूँ बट लास्ट डिजिट मेरा सर्टेन नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुए? एक ही तो हुआ या दो हो गए? ऑल सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन। तो अगर रीडिंग इससे ली जाए नटराज वाले स्केल से, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर सकते हो? सर 2। दो। अगर 15.1 हुआ तो 3 हो गए,
ऐसा है ना। मतलब मेन बात ये है कि जो लास्ट वाला अनसर्टेन कहाँ से आ रहा है और अनसर्टेन को हम ले क्यों रहे हैं, वो ध्यान रखो बस। तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा कि यार ऐसे मेजरमेंट होती है, इसलिए सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की बात आ रही है। अनसर्टेन इसलिए क्योंकि लीस्ट काउंट की गारंटी कोई भी मेजरिंग इक्विपमेंट नहीं ले सकता। इफ यू हैव टू बी सर्टेन तो आपको एक और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा। जैसे अगर मैं इसी का मेजरमेंट करूं, इसी बॉल का, अगर मैं वर्नियर से मेजर करूं, वर्नियर कैलिपर से, तो क्या आएगा? लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का? 0.1 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो वहां से अगर रीडिंग आएगी तो मैं लिख सकता हूँ ना बेटा 5.01 सेंटीमीटर रीडिंग आई है। तो अब वर्नियर कैलिपर के केस में ये रीडिंग एक वैलिड रीडिंग कंसिडर करी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 0.1 mm की बात कर रहा है एटलीस्ट, है ना। यानी कि 0.1 mm इसका यही तो है ना, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये वाला एटलीस्ट इट इज टॉकिंग अबाउट 2 डेसिमल्स ना, आफ्टर टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस। तो ये रीडिंग कैन बी अ वैलिड रीडिंग विद रिस्पेक्ट टू वर्नियर कैलिपर। अगर मैं स्क्रू गेज यूज करूं तो दिस रीडिंग कैन आल्सो बी अ वैलिड रीडिंग, क्योंकि वो 3rd डेसिमल तक की बात कर रहा है। अगर माइक्रोमीटर की बात करूं तो ये भी रीडिंग एक वैलिड रीडिंग हो सकती है। सही हुआ ना यार, गड़बड़ कर दिया। माइक्रोमीटर किसकी बात करता है? 6 डिजिट ना, 6 डिजिट्स, यानी 1 माइक्रोन। तो 5 के बाद, अच्छा हम सेंटीमीटर्स में तो ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो इतना ही करेगा यार, ये इधर कम हो जाएगा। मतलब माइक्रोमीटर ये वाली बात करेगा 6 डिजिट तक की। डेसिमल में 3 आ गए क्योंकि सेंटीमीटर के ऑलरेडी 3 थे। तो जैसे जैसे मेन बात ये है कि जैसे जैसे हमारा एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बढ़ता जाएगा, यानी कि हमारा मोर एंड मोर प्रिसाइज इक्विपमेंट हम यूज करते जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नटराज स्केल टू माइक्रोमीटर, तो क्या इंप्रूव हो रहा है? एक तो एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है, साथ साथ में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि वी विल बी सर्टेन अबाउट मोर एंड मोर डिजिट्स। जैसे हमने माइक्रोमीटर से मेजर किया तो हम जितने हम डिजिट्स से जिनके बारे में हम सर्टेनिटी से बोल सकते हैं कि दीज आर एटलीस्ट करेक्ट, तो वो बढ़ते चले जाएंगे। प्लस में एक अनसर्टेन जोड़ देंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट। ठीक, ये बात समझ नहीं आई तो हाथ रेज करेंगे। अब तक ये कुछ भी समझ नहीं आया तो हाथ रेज। हाँ ठीक है, कनिका बताओ भाई, बताओ बेटा क्या समझ नहीं आया? कनिका, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बोल रहे थे? चैट में मैसेज डाल दो, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर कम आ रही है। ठीक है, किसी और को भी डाउट है तो मैसेज डाल सकता है चैट में, या फिर हाथ रेज करके या माइक ऑन करके बोल सकता है। अच्छा आ गया समझ, ये बोलना था क्या? ओके ठीक है, तो देखो, हाँ ओके ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डिनोट्स द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। जितने डिजिट्स में हमें कॉन्फिडेंस है। स्केल से 5.0 5.1 लिख रहे हैं तो दोनों में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने दोनों अपनी इन दोनों आंखों से देख के मेजर किए हैं। और ये अगर ये लिख रहे हैं 5.01, तो ये तीसरा डिजिट है, ये कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? पता नहीं कहाँ से आया है ना, आंखों से तो दिख नहीं सकता भाई, ना तो वहां पे स्केल है ना रीडिंग है, तो ये वाला कॉन्फिडेंट डिजिट नहीं है, ये वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी। और इसका उल्टा देखें तो जितना ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे मेजर्ड वैल्यू में। ठीक, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। चलो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, अब देखो रूल्स की बात आ गई। रूल्स की बात ये है, ये देख लो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए इस रूल के हिसाब से? बताओ, पहले में 3 इसमें 4 इसमें
5 ठीक है ना, 3 4 5। क्यों? क्योंकि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। Significant. चलो नेक्स्ट रूल है, ऑल जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। जितने जीरो बीच में आएंगे, दो नॉन जीरो के बीच में, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब बताओ। 3 चार, 4 ये भी चार। 4 और ठीक है, तो ये नॉन जीरो के बीच में थे जीरोस, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक, देखो ये इससे भी पता चल रहा है ना 4.004, अगर ये वैल्यू हमने सेंटीमीटर में मेजर की है तो बैक ऑफ द माइंड ये सोचो कि यार देयर हैज टू बी सम माइक्रोमीटर जो हमने यूज किया होगा मेजरमेंट के लिए, और उसने डिजिट दिया होगा 0.4, तो बीच वाली रीडिंग्स भी तो सिग्निफिकेंट है। अदरवाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो आपने देखा होगा ना कि डेसिमल के बाद जितने मर्जी जीरो लगाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बट अगर इनके बीच में आ रहा है और यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है तो किसी हमने अपनी आंख से देखी होगी तभी तो लिखी होंगी ना, या रैंडमली लिख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होता, दैट इज नॉट अ वैलिड रीडिंग। बट अगर रीडिंग्स आर वैलिड और वहां पे नॉन जीरो वैल्यू लिखी गई है तो मतलब बीच वाले जीरो हैज देयर समथिंग, उसमें मीनिंग है, यानी उसमें हमें कॉन्फिडेंस है। तो जितने डिजिट्स पे हमें कॉन्फिडेंस उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो उस हिसाब से ये वाले हो गए 4, ये 4, ये 3। ठीक, चलो और बताओ भाई। लीडिंग जीरोस कोई पढ़ेगा? हाँ पढ़ो, शाह समर आप पढ़ दो। leading zeros or the zeros placed to the left of the first non-zero digit are insignificant. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? जो लेफ्ट साइड में नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जो मतलब जीरो है वो नॉट सिग्निफिकेंट है। हाँ, कि नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में जितने भी जीरोस होंगे, है ना, या फिर उनको बोलेंगे लीडिंग जीरोस, शुरुआत में जो जीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। देखो अब बताओ, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है? 5 है, जीरो इज 5, तो 5 के लिए आएगा जीरो, तो ये वाला जीरो इनसिग्निफिकेंट है, तो बचे हुए कितने डिजिट? ये बच गए सिग्निफिकेंट, तो 3 आ गया। यस सर। इसमें कितने जीरोस हैं? नॉन जीरो 4 है पहला, और बाकी के सारे इनसिग्निफिकेंट हो गए, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 2 2। बहुत सही। इसमें 1। सही है, सब लोग चैट में भी आंसर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं बेटा, वेरी गुड। तो आप अभी क्लास के साथ चल रहे हो, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलते रहोगे सिलेक्शन हो जाएगा। जीरोस प्लेस टू राइट ऑफ द नंबर आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। देखो आर सिग्निफिकेंट, ओके। अब बताओ इसमें कितने जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर। रुको, डेसिमल प्लेस के बाद जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट है, बताओ। इधर 6 तो एक बात हो गई यार, लेकिन ये जो हमने बात करी थी ये बात गलत हो गई फिर, जो मैं लिख रहा था ना ये कि 4.004 इसे आगे जीरो, तो ये अगर ये तभी लगाना अलाउड है तब हम कॉन्फिडेंट है मेजर्ड वैल्यू पे, तो ये गलत बात हो गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना यार। ठीक है, चलो अगर कुछ गलती ऐसे हो जाए तो मेरे को पॉइंट आउट कर देना आप लोग, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ 6 हो गए या 4 हो गए, ओके। अब बताओ, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, द न्यूमेरिकल पोर्शंस गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जब एक्सपोनेंशियल की बात आई, पावर की बात आएगी, तो जो सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट है वहां से पता पड़ेगा। अब मतलब हम इसी में देखेंगे, अब इसमें देखेंगे और इसके बाद दूसरा रूल लगाएंगे क्या, कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, पहला जो रूल हमने पढ़ा था, तो उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। एक्सपोनेंट में बस ये कह रहा है कि यार सिर्फ तुम इस वाले पार्ट को देख लेना और इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर है वो टोटल वैल्यू के सिग्निफिकेंट वही होंगे। तो ये देख रहा 1.32, अब 1.32 में सिंस ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3। यहाँ पे 4, 3 4 3 4, बहुत सही, सब लोग सही दे रहे हैं आंसर, गुड, ओके जी, 3 and 4। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ओके। अब बात आ गई सिग्निफिकेंट फिगर का रूल, चैप्टर यही खत्म, बाकी क्वेश्चंस कराएंगे आपको 1-2 और असाइनमेंट में दे देंगे 2-3 क्वेश्चन, तो आप वैसे क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस नॉर्मली नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, जेई में इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है,
अब बात आ गई राउंडिंग ऑफ की। राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स होंगे, वो हम लोग पहले ही जानते हैं, बट हम इन लोगों को इसको देख लेंगे एक बार। पढ़ो, कोई कोई बच्चा पढ़ो इसको। पायल। If the digits to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. ठीक है, तो अगर कोई डिजिट लाइक राउंडिंग ऑफ करते टाइम जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से कम है, तो जो उससे पहले वाला डिजिट है उसको अनचेंज रख देंगे, राइट? ये रूल कहता है। चलो बताओ, इसमें 2 को ड्रॉप करना है, इसमें 4 को ड्रॉप करना है, तो 2 इज लेस देन 5 है ना? तो क्या आएगा? राउंड ऑफ करके वैल्यू क्या आएगी? प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, यानी कि 7.8। 7.8 बेटा चेंज नहीं कर रहे उसको, लेफ्ट अनचेंज्ड ना, उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर 2 से कम है, अगर 5 से कम है, तो 2 इज लेस देन 5 तो 7.8 आ गया, राइट? सिमिलरली इसमें 4 इज लेस देन 5 3.9। ठीक ठीक है, बहुत सही। जितने भी बच्चे दे रहे हैं चैट में उनका भी आंसर सही है, करेक्ट। चलो तो 7.8 एंड 3.9, ठीक है। चलो दूसरा आया, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, अगर जो ड्रॉप कर रहे थे मोर देन 5 हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। चलो अब बताओ। 6.88 अरे ड्रॉप करना है भाई 6.9 6.9, तो तुम डबल डिजिट पे क्यों जा रहे हो? एक को तो ड्रॉप करना है ना। 6.9 7 को ड्रॉप कर रहे हैं, तो 8 को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। 12.8 ये आ गया 12.8। सब लोग एग्री कर रहे हैं इससे? यस ठीक है, सिंपल सिंपल रूल है, एग्री करते चलो, निकलते चलो, ठीक है। ओके, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, उसमें तीसरा ही आया, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by digit other than zeros, then the preceding digit is raised by 1। मतलब अगर ड्रॉप जिसको करना है वो 5 ही है, तो 5 के बाद वाला डिजिट देखेंगे, राइट? अगर वहां पे 0 है या फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब 0, तो क्या कर देंगे? raised by 1 नहीं करेंगे। अगर 0 के अलावा कुछ है तो रेज करेंगे 1 से, अगर 0 है तो नहीं करेंगे कुछ भी, 5 को 5 ही रख देंगे। देखो अब देखो, डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 होना चाहिए, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिजिट। अगर हमें 5 ड्रॉप करना है तो ऑब्वियसली ये 1 भी ड्रॉप हो जाएगा भाई। अगर कट कर रहे हैं वैल्यू को तो फर्स्ट डेसिमल की बात करेंगे, बाकी सारे डेसिमल छोड़ देंगे। तो 5 को ही छोड़ रहे हैं तो उसके बाद का 1 तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं कि यार 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, बट 5 के बाद अगर नॉन जीरो वैल्यू है अदर देन 0, यानी कि नॉन जीरो, तो नॉन जीरो है, 1 इज नॉन जीरो ना, तो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अब बताओ क्या आएगा? 16.4 क्यों? क्योंकि 5 के बाद नॉन जीरो था तो इसको इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, तो ये 4 हो गया, राइट? और दूसरा 6.8 मैंने यार वैसे अपनी डिस्प्ले पे हाथ तो रखा था, फिर मेरे को याद आया यार यहाँ हाथ रखने से तो मुझे नहीं दिखाई देगा, स्टूडेंट्स को तो प्रोजेक्शन दिख रहा है इसका, छुपाना चाह रहा था मैं इस आंसर को। ठीक है, तो ये 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, बट 5 के बाद नॉन जीरो है, तो देन 7 विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो 6.8 हो गया। ठीक है, चलो अब पढ़ो, कौन पढ़ेगा? साहस अमर, फास्टेस्ट फिंगर चलेगा भाई, पढ़ने में जो पहले दबा देगा उसका नाम ले देंगे। If the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, then preceding digit is left unchanged. It is even. If it is even, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तो बात थी कि 5 के अलावा नॉन जीरो है, बट ड्रॉप करने वाले नंबर के बाद भी 0 है, और प्रीसीडिंग अगर क्या है, प्रीसीडिंग अगर इवन है तो उसको अनचेंज छोड़ देंगे। ठीक, हाँ रंजीत क्वेश्चन है क्या? ठीक, तो अब बताओ इसको, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय zeros, then preceding digit is left unchanged if it is even। 5 है, 5 फॉलोड बाय 0 है, ठीक है, यानी कि या तो 5 ही है या 5 फॉलोड बाय 0, तो यही केस होगा। या तो देखो ये हो सकता था 12.65 और 5 को ड्रॉप करना चाहते थे, या फिर 12.650 है और हम
5 को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो आइदर इट शुड बी 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस, कुछ भी। तो ये ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो इस वाले डिजिट को देखेंगे। इफ दिस डिजिट इज इवन, अगर ये इवन है तो हम क्या करेंगे, अनचेंज छोड़ देंगे इसको। इवन है तो, ओड है तो चेंज करेंगे। देखो अब इस हिसाब से डिसाइड करो, क्या 5 की बात हो रही है और 5 इज फॉलोड बाय जीरोस, तो ये रूल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब 5 से पहले वाला डिजिट देखो, 2 है, इज 2 इवन है या ऑड है? इवन। तो ये रूल क्या कहता है कि इसको अनचेंज्ड छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दो, तो राउंड ऑफ करके आंसर क्या आएगा? 3.2 3.2, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? 12.6। 12.6 क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो इवन था, ये वाला इवन था। हाँ, तो इस रूल के हिसाब से ऐसा हो रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे हल्के से बताया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे ओड चीजें थी इसलिए उसको इंक्रीमेंट किया गया। देखो ओड था ना, 3 था, 7 था, दीज वर ओड नंबर्स, तो फाइनल में इवन हो गया, राइट। अब देखो नेक्स्ट रूल उसके बिल्कुल उल्टा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड। सेम चीज है, देखो ये 5 था, 5 को ड्रॉप करना है, 5 इज फॉलोड बाय 0, यहाँ भी 5 इज फॉलोड बाय 0, बट प्रीसीडिंग डिजिट यहाँ पे 7 है, 7 इज odd, क्या करेंगे, इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, 3.8। सिमिलरली यहाँ 16.2, ठीक है। अब इनका बेसिस क्या है ये मुझे भी नहीं पता, बस रूल है, मान लेते हैं, है ना, कि कोई रूल किसी ने सेट किया वही चलता आ रहा है। इसलिए सब लोगों को, अगर वी हैव टू मेक सम प्रेडिक्शंस अबाउट अ मेजर्ड वैल्यू या किस तरीके से किया, तो एक सेट रूल होगा, तो हम पता कर पाएंगे कि यार ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू है या डिक्रीमेंटेड, राइट। ठीक, चलो होगी भाई क्लास खत्म आज की तुम्हारी। डाउट पूछो अब, इतना ही प्लान किया था। तेज पढ़ते हो यार तुम लोग। सर ये वाले नोट्स भेज देना। हाँ भेज दूंगा बेटा, वो तो नोट्स के लिए हमने बहुत अच्छा प्लान किया है। देखो अभी मैं बता देता हूँ, थोड़ा दिखा भी देते हैं। दूसरे कंप्यूटर का डिस्प्ले शेयर। अच्छा इसमें डाउट है किसी को? नो अब तक जो भी फिजिक्स में पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट है पूछ लो, अभी 5-7 मिनट है, मैं डिस्कस कर लूंगा। आगे का बेटा प्लान नहीं किया आज के लिए, इतना ही था, पढ़ लिया आप लोगों ने। बताओ। नो सर कुछ भी नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो अब तक में, वो पूछ सकता है हैंड रेज करके। नो सर। ठीक।